हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बास की जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये शेर ईरान के लिए है, क्योंकि आज की टॉपिक है इस्राइल का पोटेंशियल ईरान पर अटैक। आदाब दोस्तों, मैं ना तो नजूमी हूं, ना मुझे कल की इत्तला है, ना 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है वो भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम इंटेलेक्चुअली चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा इकट्ठा करके, कॉन्टेक्चुअलाइज करके, उसको एक पस मंजर में डाल के, उसको कॉम्प्रहेंड करके हम एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तो ये, दूसरा, मैं जितने प्रेडिक्शंस कर रहा हूं इस वक्त बहुत खतरनाक है, और मेरी दुआ है हर बात मेरी गलत निकले, हर बात गलत, और निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पे ना वही आती, ना हमारे ऊपर इल्हाम के रास्ते खुले हुए, हम सिर्फ एनालिसिस दे सकते हैं। 3 तारीख दूंगा मैं, और एक का दूसरे से ताल्लुक है, तीसरे का। जो मैं प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूं कि इस्राइल अगर एंड ऑफ द ईयर तक ईरान पर हमला नहीं करेगा तो मैं हैरत में रहूंगा। यह मेरा पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा, अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा तो भी फिर मैं हैरत में रहूंगा। और मैं फिर एक दफा कह रहा हूं, मेरी दुआ है कि ये मेरे पूरे एनालिसिस गलत निकले। अब 3 तारीख है, 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021, फरवरी 2022, जून 2025 की 13 तारीख। ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे का लिंक है। जब पहली तारीख को, जब वो जो पहली डेट दिया मैं 2021 अप्रैल, जब बाइडन ऐलान करा कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, जब भी मेरे जहन में बात आ गई समथिंग इज रॉन्ग, कुछ खतरनाक होने जा रहा है। और वो जिस तेजी के साथ निकला है, सामान छोड़ दिए, मिलियंस एंड मिलियंस का सामान छोड़ दिया, ऐसा भागे जैसा कि कल नहीं है। लोग समझे कि अमेरिका को शिकस्त हो गई, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। लोग एनालाइज ही नहीं कर सके कि होने क्या जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट जो था अमेरिका का, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह, बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि $300 मिलियन का खर्च था। 99% वो $300 मिलियन में से अमेरिका जाते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज को। आर्म्स सप्लाई है, केटरिंग के सर्विसेज है, मेडिकल है, लॉजिस्टिकल है, दूसरे सर्विसेज है, बेशुमार सर्विसेज है। $300 मिलियन अमेरिका की ट्रेजरी में से जा रहे थे इन प्राइवेट कंपनीज को। ट्रिलियंस का खर्चा आ चुका था। बाइडन अचानक अप्रैल में ऐलान करा, मई तक अमेरिका निकल चुका था। मैं इसको हजम नहीं कर सका। निकलने में जेन्युइन था अमेरिका, और मैं नहीं मानता कि वो हार के गया। ये बिल्कुल गलत बात है। तो अमेरिका क्यों गया? यूक्रेन का शुरू करने। यूक्रेन में अमेरिका जो है 8 साल, 12 साल, 15 साल, जितने भी 20 साल अफगानिस्तान में था, ट्रिलियंस का लॉस हुआ। अब उनकी तवज्जो थी कि रशिया का काम तमाम कर दिया जाए, और नेटो 1 साल की तैयारी में तकरीबन। वो लोग बिल्कुल रेडी थे। रशिया को इतना दीवार से लगा चुके थे वो लोग कि ला मोहल्ला रशिया को यूक्रेन पर हमला करना जरूरी था, कोई चारा नहीं था, बिल्कुल नहीं।
उनको मालूम था कि ये होने वाला है। नेटो मुकम्मल तैयार थी और शुरू में तो रशिया आ गया, लेकिन उसके बाद यूक्रेन, उसकी नेटो की फोर्सेस रशिया को जो है, यानी इनडायरेक्टली, नेटो डायरेक्टली तो नहीं आया था, वो रशिया को पुश बैक करते चले जा रहे थे। रशिया की कन्वेंशनल वेपन्स की कैपेसिटी उतनी बाकी नहीं है। वो ऑफ कोर्स एक मिलिटरीली सुपर पावर है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डिमेंशन, लेकिन कन्वेंशनली तौर पर रशिया हार रहा था। अचानक एक चीज हुई, ईरान का ड्रोन शाहिद, वो बड़ा कमाल का निकला। His war in Ukraine. Officially named Shahed 136, these Indian-made suicide drones use their 90-pound warheads to destroy themselves and everything around them. In the past few weeks, Russia has used them to devastating effect, blowing up Ukrainian ammunition depots, energy infrastructure, and even civilian housing. The 10-foot-long autonomous drones can be launched from hundreds of miles away and loiter around an area waiting for their... वो जंग की पूरी बाजी को पलट के रख दिया। यूरोप में तहलका मच गया। यूरोपियन स्काइज के ऊपर शाहिद ड्रोन्स है और रशिया को ऐसे क्रिटिकल वक्त पे ईरान उसके काम आया और ऑफ कोर्स चाइना भी आ रहा था, लेकिन शाहिद ड्रोन्स और उसके बाद गैस टरबाइंस, यानी आप सोचिए ईरान गैस टरबाइंस रशिया को सप्लाई कर रहा है। दिस इज समथिंग अनहर्ड, अनथिंकेबल। और तो और ईरान रशिया को प्रॉक्सी बना लिया था अगेंस्ट वेस्ट। ईरान का इंटरेस्ट भी था उसमें ताकि उसके ऊपर से प्रेशर न कम हो। ये शाहिद ड्रोन्स और भी मिसाइल्स कुछ एक्यूरेट थे, बिल्कुल एक्यूरेट। यूरोप में अलार्म बेल्स हो गए, तहलका मच गया कि भाई ईरान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वो ये समझते थे कि इस्राएल और ईरान का है, वो लोग ईरान, मिडिल ईस्ट को ईरान से खतरा समझते थे, लेकिन इस लेवल पर ईरान आगे बढ़ेगा इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब दुनिया के स्पाइस जमा हुए मोसाद के सुपरविजन में, लीडरशिप में, CIA भी, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी, यूक्रेन की, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह वगैरह, और एक खतरनाक ऑपरेशन वो लोग तैयार करें जून की 13 तारीख को, और ईरान के ऊपर कामयाब हमला करें, कामयाब हमला, सिग्निफिकेंट डैमेजेस। उनको यह एहसास ही नहीं था कि 12 घंटे के अंदर ईरान विल कम बैक। वो समझे थे खत्म हो गया ईरान, फिनिश। जिस तरह से नेतन्याहू आकर वो जिस तरह चलता या ऐसा कि वी हैव डन, और अमेरिका को बोला वेलकम, अटैक, और अमेरिका कन्विंस हो चुका था कि जॉब वेल डन, जॉब वेल डन। और अमेरिका सबकॉन्शियस में अब ट्रंप सोच रहा था कि ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है फुल फ्लेज, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर वो लोग डिले नहीं करे, मौका नहीं दिया वो लोग। दे नॉट ओनली हिट बैक वेरी सीवियरली। वो हमला फेल हो गया। हालांकि पहला दिन कामयाब, 17-18 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, 15 से 18 साइंटिस्ट जो तैयार होने के लिए 5 साल लगते हैं, उनके डिफेंसेस को अंधा कर दिया गया, मिसाइल्स को, इसको, एयरफोर्स को पूरा खत्म कर दिए थे। लेकिन ईरान कम बैक। 4 ऑब्जेक्टिव्स थे इसराइल के, जो चारों भी जगह फेल हो गया इसराइल। एक जगह पार्शियल कामयाबी हुई। एक वो चाह रहा था कि अमेरिका फुल फ्लेज आ जाए, पार्शियली आया। नंबर 2, ईरान को सीरिया की तरह कर दिया जाए और कई टुकड़ों में बांट दिया जाए। नंबर 3, मिलिटरीली तौर पे ईरान को खत्म कर दो।
नंबर 4, ईरानियन लीडरशिप को खत्म कर दो। मतलब उनका जो सिस्टम है, जो रिलीजियस सिस्टम है, आयतुल्ला का सिस्टम है, इसको पॉलिटिकली तौर पर खत्म कर दो। और वो तकरीबन पहुंच चुके थे। जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खत्म हुए, साइंटिस्ट खत्म हुए फैमिलीज के साथ, तो मोसाद, CIA और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाकी जो नीचे के लेयर की लीडरशिप थी, उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिए कि आप छोड़ दीजिए मुल्क को, अपने फैमिलीज के साथ चले जाइए आप लोग, हम आपको नहीं मारेंगे। और वो बिल्कुल ऐसा करीब आ रहे थे। लेकिन ईरान हैड टर्न द टेबल्स। अब क्या किया जाए? यानी इसराइल की जो पूरी तारीख है, दे कैन नॉट एफर्ट टू स्टार्ट ए वॉर एंड नॉट एंडिंग इट सक्सेसफुली। इसराइल को यह मंजूरी नहीं है कि कोई पावर मिडिल ईस्ट में उसको आंख दिखा सके मिलिटरीली। यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसराइल विल नॉट टॉलरेट। अब क्या किया जाए? अब फिर एक दफा मगरिब खामोश बैठेगा तो इसराइल जब अटैक करेगा, पोटेंशियली बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मेरा अंदाजा था बाय एंड ऑफ अगस्त, यह वक्त निकल चुका है। तो इसराइल ऐसा क्यों करेगा? जो मेरे अपने एनालिसिस है, यह पॉलिटिकल विंडो ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रहने वाली है। यह मिलिट्री विंडो भी नहीं रहने वाली है। रिप्लेनिशमेंट्स ईरान में तेजी के साथ चल रहे हैं। रिकवरी बहुत तेजी से चल रही है। थर्ड मिसाइल्स जो है वो तकरीबन 25% अमेरिका के खत्म हो चुके हैं। उसको रिकवर करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए 5 साल लगते हैं। अब इसराइल के जो अपने वो आयरन डोम है, वो डेविड स्लिंग, दूसरे एरो वगैरह वगैरह, वो भी काफी हद तक उसको ना डैमेजेस हुए हैं। अब उसको रिकवरी के लिए कितना वक्त लगेगा, उन लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमको मालूम नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना जिम्मेदारी से बोल सकता हूं आपको, ईरान अपने मिसाइल्स और उसके साइलेंसर्स बहुत तेजी से बना रहा है। और जो स्पाइस का जो नेटवर्क था, वो तकरीबन वो लोग तोड़ चुके हैं। लेकिन इसराइल की लीडरशिप और ज़ायनिस्ट वर्ल्ड लीडरशिप, जो कि पिछले 24 महीने में आप देख रहे हैं, रिलेंटलेसली अटैक कर रहे हैं। गाजा को तो तकरीबन खत्म कर चुके हैं। कोई उनके पास मुरव्वत नहीं है। लबनान में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, जॉर्डन में देख लीजिए, इराक में दाखिल हो जाते हैं, खतर पे आ गए अब तो वो ये समझ रहे हैं कि अब ऐसा मौका नहीं मिल सकता। ये तारीख में हमको पहली दफा मिला, हम इसको गंवा नहीं सकते। और अगर हम ईरान का शिराजा नहीं बिखरेंगे तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। जो डोमिनेशन चाहता है इसराइल, फिर वो एक अधूरा ख्वाब ही रहने वाला है। ईरान को अगर 1 साल से 2 साल मिल गए, रिकवरी तो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन यह वक्त अगर मिल गया तो फिर वो दिन अब शायद फिर कभी नहीं आ सकता। क्योंकि वो लोग स्पाइस नेटवर्क भी खत्म कर दे रहे हैं, बल्कि खत्म कर चुके हैं। अपने गलतियों से बहुत सीख रहे हैं वो। और क्योंकि हमला तो इसराइल को करना है, ईरान को तो करना है नहीं। मैं नहीं समझता कि ईरान कम से कम 2 साल तक इसराइल के ऊपर प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा। अगर करेगा तो इसका मतलब यह हो गया कि ईरान फिर एक और कितनी ही बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन वो वक्त देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे दोस्तों, हमारे ये एनालिसिस है, ये मेरे जाती एनालिसिस है, और मैं गलत निकल जा सकता हूं। अब ये अगस्त तक था, अब ये अगस्त तक तो था, लेकिन मैं गलत साबित हो गया। हो सकता हालात बदल गए।
लेकिन मुझे हैरत होगी, मुझे बहुत हैरत होगी अगर इसराइल दिसंबर तक हमला नहीं करा या एक दो महीने इधर उधर। आई विल बी शॉक्ड। और फिर एक दफा मेरी दुआ है कि मैं पहले की तरह अब भी गलत निकलूं।